ये बात है उन दिनों की जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस नाम की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी नौकरी थी, जिसे पाने के लिए हर कोई तरसता था। लेकिन 1921 में एक भारतीय ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि मेरा देश अंग्रेजों के हाथों लुट रहा है और मैं यहाँ पर मजे करूँ, ये नहीं हो सकता। और ये खबर उस समय आग की तरह फैल गई। सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जिसने मखमली गद्दों को छोड़कर कांटों भरी जिंदगी को चुना। और दोस्तों, वो इंसान और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेताजी के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ काफ़ी मतभेद थे, लेकिन नेताजी महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। लॉर्ड एरिविन, जो कि उस समय के वॉयसरॉय थे, उन्होंने गांधी जी को एक सुझाव दिया कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, जिससे कि आप अपनी सरकार खुद बना सकोगे, अपने इलेक्शन खुद करवाओगे। और गांधी जी ने ये मान भी लिया, लेकिन नेताजी ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए। अगर डोमिनियन स्टेटस लग जाता तो हम फ्री तो हो जाते, लेकिन हमें फिर भी ब्रिटिश सरकार ही कंट्रोल करती। यानी कि अगर हमें कुछ भी करवाना होगा तो हमें पहले ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी होगी। 1939 में प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें एक तरफ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया जिनका नाम था सीतारामैया। और गांधी जी ने कहा सीतारामैया की जीत मतलब मेरी जीत। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उसमें नेताजी की जीत हुई थी और नेताजी का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि नेताजी जीते, क्योंकि नेताजी और उनकी सोच काफ़ी अलग थी, दोनों काफ़ी अलग सोचते थे। लेकिन अपने गुरु का सम्मान करते हुए नेताजी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें 12 बार जेल भी जाना पड़ा। और अब आता है कहानी में एक नया मोड़। सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि यहाँ से कुछ बात नहीं बनेगी, अब मुझे दूसरे देश में जाके उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। और नेताजी उसी समय विदेश चले गए मदद मांगने के लिए। और उस समय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था और कंट्रीज के बीच दो ग्रुप बने हुए थे, जिसमें पहला ग्रुप था एक्सिस अलायंस और दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर। और एक्सिस अलायंस में थे जर्मनी, इटली और जापान, जो कि पहले युद्ध में भी हारे थे। और वहीं दूसरी तरफ एलाइड पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि क्यों ना मैं इंग्लैंड को हराने के लिए एक्सिस अलायंस में से किसी का सपोर्ट ले लूं। तो 1943 में नेताजी जर्मनी गए हिटलर से मिलने, और उस समय एक भारतीय का इतने बड़े तानाशाह से मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ बड़ी मुश्किल से नेताजी हिटलर से मिले और अपनी सारी बातें बताई, जिसके बाद हिटलर ने 4000 सैनिक जो कि उसकी कैद में थे, जो कि युद्ध में जीते गए थे, उन्हें नेताजी को सौंप दिया, जो कि बाद में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। जिसके बाद नेताजी जापान गए और वहाँ के पीएम से मिले और अपनी सारी बातें बताई। और उस समय जापान की सिंगापुर के साथ लड़ाई चल रही थी और सिंगापुर में अंग्रेजों के 85,000 सैनिक थे, जिसमें से आधे तो भारतीय थे। तो नेताजी ने एक प्लान बनाया और जापान के पीएम से कहा कि जब आप सिंगापुर में बॉम्ब गिराओगे तो वहाँ पर कुछ पर्चे भी गिरा देना, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कब तक अंग्रेजों की गुलामी करोगे और उनके साथ रहकर लड़ोगे। और ये सब पढ़कर वहाँ के इंडियन सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद जापान ने सिंगापुर को जीत लिया और जितने भी वो इंडियन सोल्जर्स थे वो सारे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और अब आज़ाद हिंद फौज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और 1944 में उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़कर मणिपुर में तिरंगा लहराया। और नेताजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। 1945 में वियतनाम से मॉस्को जाते हुए खबर आई कि ताइवान के रास्ते में सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनका देहांत हो गया। और जिसके बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज को गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह के आरोप में। और जिसके बाद भारत में विद्रोह शुरू हो गया। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और भारत में अलग अलग जगह बगावत शुरू होने लगी। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जितने भी इंडियन सोल्जर थे उन सब ने भी विद्रोह कर दिया और वो ब्रिटिश सोल्जर्स को मारने और पीटने लग गए। और उस समय ब्रिटिश सोल्जर की संख्या 40,000 थी और वहीं इंडियन सोल्जर की संख्या 25 लाख थी। और यही 40,000 सोल्जर्स इन 25 लाख सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहे थे। और अब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है और इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से और सोल्जर्स मंगवाने के लिए सोचा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड के काफ़ी सैनिक मर चुके थे। ब्रिटिश सरकार के अंदर सैनिक विद्रोह कर रहे थे और वहीं बाहर आम जनता भी विद्रोह कर रही थी। उस समय भारत का हर व्यक्ति एक क्रांतिकारी बन चुका था। जिसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब यहाँ पर बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। 1956 में क्लेमेंट एटली, जो कि 1945 से लेकर 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे,
जब वो भारत आए तो उनसे पूछा गया कि आप वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी जीते, वर्ल्ड वार सेकंड में भी जीते, फिर भी आपने भारत को आज़ाद क्यों कर दिया? तब उन्होंने कहा कि जगह जगह विद्रोह हो चुका था और हमें इस बात का डर था कि कहीं एक और आज़ाद हिंद फौज पैदा न हो जाए। और किसी ने पूछा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने कहा कि इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना का भी ये कहना था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीएम बनेंगे तो मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दूसरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। और अगर आज़ादी के टाइम सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो ज़्यादा चांस थे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री यही बनते और भारत का बंटवारा भी नहीं होता। उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कोई कहता है कि वो फ्रेंच सीक्रेट सर्विस में इन्वॉल्व हो गए थे, तो कोई कहता है कि किसी ने उन्हें बंदी बनाकर मार डाला। मुखर्जी कमीशन के अनुसार ताइवान में उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लोगों के बयान बदले, थ्योरीज बदली, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि उनकी मौत का सच क्या था। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.